हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य क्या होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि कल्याणकारी राज्य की धारणा क्या है, मतलब कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कल्याणकारी राज्य का विचार बहुत पुराना है, परंतु वास्तविक रूप में यह विचार 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा के बुरे परिणामों के विरोध में सामने आया। अब व्यक्तिवादी विचारधारा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का मानना था कि जो व्यक्ति हैं उनको बहुत अधिक स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। उनके ऊपर किसी प्रकार का नियम कानून नहीं लागू होना चाहिए कि किस प्रकार वह अपना व्यापार करते हैं या किस प्रकार मजदूरों से काम करवाते हैं, और अपने काम वगैरह के ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं होने चाहिए। और जबकि राज्य को केवल और कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे सड़कें बनाना, यातायात के साथ केवल ये कार्य राज्य को करने चाहिए। पर जब इस विचारधारा के गलत परिणाम सामने आने लगे, जैसे अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण किया जाने लगा, अधिक देर तक उनसे काम कराए जाने लगे, 20-20 घंटे, और कम पैसे दिए जाने लगे, तो उसके विरोध में एक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा सामने आई, जिसमें राज्य ने हर काम के ऊपर नियम कानून लगाना शुरू किया, जिससे वह लोगों के जीवन को नियंत्रित कर सके और लोग और गरीबों और अमीर के बीच की जो सीमा है उसको सही कर सके। तो उसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और अब इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अब कैंट के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। अब कैंट का मानना है कि कल्याणकारी राज्य वही होता है जो अपने लोगों को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करता है और अधिकार देता है, वह कल्याणकारी राज्य है। जबकि डी.एच. कोल का मानना है कि कल्याणकारी राज्य समाज है जिसमें अवसर की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बन जाती है, ऐसा डी.एच. कोल का मानना है। अब देखते हैं कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य इसका आर्थिक सुरक्षा। अब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा करना है। कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति की 3 मुख्य जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान, अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं होगा। अब देखिए, एक एक कल्याणकारी राज्य वही होता है जिसमें उसके व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जिसमें व्यक्ति भूखा ना सोए और उसके पास अपना घर हो खुद का जिसमें वह रह सके। उसी जो यह सारी सेवाएं लोगों को प्रदान करता है, उसे हम एक अच्छा कल्याणकारी राज्य घोषित कर सकते हैं या मान सकते हैं। और व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का भी इसी प्रकार लाभ उठा सकता है जब उसकी रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतें पूरी हो, नहीं तो इसके अभाव में तो यह राजनीतिक जरूरतों को भी, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता अधिकारों का भी उपभोग नहीं कर सकता है। तो राज्य का पहला उद्देश्य यही होता है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतों को पूरा कर सके। और इसके बाद इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी आदि की दुखदायी स्थितियों से उनकी रक्षा करने के लिए प्रबंध होना चाहिए, और सामाजिक क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के रंग, नस्ल या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन सब प्रकार से वह आर्थिक सुरक्षा लोगों की करता है। अब राजनीतिक सुरक्षा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग ले सके। अब देखिए, राजनीतिक सुरक्षा का अर्थ है कि बिना, अगर कोई भी व्यक्ति राज्य के लिए कार्य करना चाहता है तो उसमें बिना किसी भेदभाव के वह कार्य कर सके, और या उसे रोका नहीं जाना चाहिए उसे धर्म नाम पे। यह होती है राजनीतिक सुरक्षा। और नागरिकों को राज्य की समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रकट करने के अधिकार होने चाहिए, और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। और जो राज्य अपने व्यक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा, राजनीति के ये सारे अधिकार प्रदान करता है, वही एक कल्याणकारी राज्य हम उसे कह सकते हैं। और थर्ड है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय सहयोग। अब एक कल्याणकारी राज्य वही हो सकता है जो सारी दुनिया के कल्याण की बात करता है, और क्योंकि कल्याणकारी राज्य की नींव दूसरे देश के विनाश करके नहीं रखी जा सकती, और एक कल्याणकारी राज्य सदैव अपनी नीति अंतरराष्ट्रीय शांति को सामने रखकर ही बनाएगा। और आज गरीबी, आतंकवाद, प्रदूषण जैसी समस्याओं का हल अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही किया जा सकता है। अब देखिए, तो कल्याणकारी राज्य होता है वह हमेशा किसी से लड़ाई झगड़े या किसी देश के बारे में बुरा नहीं सोचता है, हमेशा शांति स्थापना करने के बारे में ही सोचता है, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाता है और उनसे अपनी समस्याओं को दूर करता है, और देशों की समस्याओं को दूर करता है। वही एक कल्याणकारी राज्य माना जाता है।
उसी को हमें असल में कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और आज की जो कई सारी बीमारियां हैं जिन्हें हम सामाजिक बीमारियां भी कह सकते हैं, जैसे गरीबी, आतंकवाद, प्रदूषण, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम केवल अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ही इनको सुधार सकते हैं। तो एक अच्छा कल्याणकारी राज्य वही होता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है और हर देशों से मिलजुल कर रहता है। और जन कल्याण करना, कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है। कल्याणकारी राज्य व्यक्ति को वे सभी अवसर प्रदान करता है जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके। सरकार जन कल्याण के लिए अस्पताल खोलती है और व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षण संस्थान खोलती है, और आर्थिक क्षेत्र में राज्य श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कानून बनाती है। अब जो कल्याणकारी राज्य है जन कल्याण की कार्य करता है, लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। और दोस्तों सामाजिक समानता, अब जो कल्याणकारी राज्य है लोगों को सामाजिक समानता प्रदान करता है कि उसके राज्य में किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, नस्ल, रंग भेद के ऊपर कोई भी भेदभाव ना हो। तो यह सब, इन सब कमियों को दूर करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो दोस्तों यह आपको समझ आ गया होगा। अब हम कल्याणकारी राज्य कार्य क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, राज्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति के जीवन की और संपत्ति की रक्षा करना। यदि व्यक्ति को अपनी रक्षा की ही चिंता लगी रहेगी तो वह अपने जीवन का विकास नहीं कर सकेगा। इसलिए संपत्ति और जीवन की रक्षा करना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई राज्य है जहाँ किसी भी व्यक्ति की वह जीवन माल की रक्षा, जान माल की रक्षा नहीं करता है, तो उस राज्य में हर व्यक्ति केवल अपनी रक्षा के बारे में सोचेगा, अपने विकास के बारे में नहीं सोचेगा। तो ऐसे में राज्य कभी विकास नहीं होगा। इसलिए कल्याणकारी राज्य का सबसे पहला काम यही होता है कि वह लोगों की जान माल की रक्षा कर सके, जिससे व्यक्ति अपनी रक्षा के बारे में सोचना छोड़कर अपने विकास के बारे में सोचे, जिससे राज्य का भी विकास होता है। तो इसी प्रकार राज्य का पहला कार्य लोगों की जान माल और जीवन की संपत्ति की रक्षा करना है। और सेकंड, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यह राज्य का काम है और यह बहुत जरूरी काम है राज्य का, कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति स्थापना करके रखना। अब राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य के मुख्य कार्यों में से एक है। अपराधों को रोकना, अपराधियों को दंड देना और जान माल की रक्षा करने के लिए राज्य उचित प्रबंध करता है। और अपराधियों को पकड़ने और उन्हें दंड देने के लिए राज्य द्वारा पुलिस और अदालतों की व्यवस्था भी करता है। इस प्रकार से वह राज्य अपने कानून व्यवस्था को बनाकर रखता है अपने राज्य के अंदर, यह कार्य करता है। और थर्ड, शिक्षा का प्रसार, प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रसार साधु संतों और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता था, परंतु आज शिक्षा का प्रसार करना राज्य का उद्देश्य बन गया है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति राज्य के प्रबंध में अच्छे से योगदान दे सकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य स्कूल, कॉलेज का निर्माण करता है। अब देखिए शिक्षा का प्रसार, अब एक राज्य तभी आगे निकल सकता है या अच्छा राज्य कहला सकता है जब उसके राज्य के अंदर सभी लोग पढ़े लिखे हों, अपना विकास खुद कर सकें, अपने बारे में खुद सोच सकें। वही राज्य असली राज्य माना जाता है, असली कल्याणकारी राज्य माना जाता है। इसके लिए राज्य अपने लोगों को शिक्षा प्रदान करता है और उसके लिए कॉलेज खोलता है, स्कूल खोलता है। और फोर्थ है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। राज्य आज का राज्य सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी प्रबंध करता है। बूढ़े व्यक्तियों को पेंशन, अपंगों को भत्ते और सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन आदि की सुविधाएं भी राज्य द्वारा दी जाती हैं। तो यह भी राज्य कार्य करता है, लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना, लोगों के जीवन को आनंदमय और रहने के योग्य बनाने के लिए आज का राज्य मनोरंजन के साधनों का विकास करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सिनेमा घर, खेल के मैदान, कला केंद्र आदि का प्रबंध करता है। अब देखो तो आज का राज्य आपको पता है कितना लोगों के ऊपर काम का प्रेशर है और वह परेशान रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसके लिए राज्य उनका माइंड फ्रेश करने के लिए मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करता है। उसके लिए वह मूवीज बनवाता है, खेल के मैदान लगवाता है, थीम पार्क्स बनवाता है और सिनेमा घर खोलता है। इस प्रकार के मनोरंजन कार्य करता है जिससे लोगों का माइंड फ्रेश हो सके। तो यह भी एक कल्याणकारी राज्य के कार्यों में माना जाता है। और सिक्स्थ है कृषि का विकास करना। अब कृषि निजी क्षेत्र के होने के कारण खेती लोगों के द्वारा की जाती है, परंतु फिर भी राज्य कृषि की तरफ पूरा ध्यान देता है। कृषि के विकास के लिए अच्छे बीजों का प्रबंध किया जाता है, किसानों को खाद उपलब्ध करा दी जाती है और कृषि के अच्छे यंत्रों का विकास किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो कृषि है
वह निजी लोगों के हाथों में, वह सरकार उसमें कोई सरकार उसमें काम नहीं करती है, परंतु फिर भी वह उसके ऊपर ध्यान देती है। वह उनके लिए मशीनरीज बुलवाती है देश के अंदर जिससे लोग खेती कर सकें, अच्छी किस्म के खाद मंगवाती है और फसलों का बीमा करवाती है जिससे किसानों का अधिक नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से वह सुविधाएं प्रदान करती है कृषि के लिए। और 7th पॉइंट पढ़ेंगे, व्यापार और दस्तकारियों के लिए नियम बनाना। अब आज कल्याणकारी राज्य व्यापार और दस्तकारी संबंधी नियम बनाता है, काम करने के लिए समय निश्चित करता है और मजदूरों की मजदूरियां निश्चित की जाती है और वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ दोस्तों मजदूरियां निश्चित की जाती हैं। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि स्टार्टिंग में जो व्यक्तिवादी व्यवस्था उसमें गरीब अमीरों द्वारा गरीबों को कितना शोषण किया जाता है, उसी प्रकार कल्याणकारी राज्य वह व्यापारियों और दस्तकारियों के लिए भी नियम बनाता है कि किस प्रकार वह मजदूरों से काम लें और कितने घंटे काम लें और किस प्रकार उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए। इस प्रकार के नियम भी एक कल्याणकारी राज्य बनाता है अपने राज्य के अंदर। और 8th पॉइंट है आयात और निर्यात के लिए नियम बनाना। अब देखिए, जो राज्य है वह कितना आयात निर्यात में टैक्स लगना है, इस प्रकार के नियम बनाता है जिससे राज्य की इनकम होती है और फिर वह लोगों पे वह पैसे खर्च करता है। तो इस प्रकार के वह कार्य करता है। 9th कर लगाने और इकट्ठा करने का काम करता है। कर मीन्स वह टैक्स लगाता है और टैक्स को इकट्ठा करता है लोगों से। अब हम देखते हैं, हम बैंकों में पैसे जमा करते हैं, उसमें से टैक्स कटता है, या हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है जिसपे जीएसटी और भी सर्विस टैक्स होते हैं जो सरकार वस्तुओं पे लगाती है और उन्हें वसूलती है, जिससे सरकार की इनकम होती है और वह स्कूल कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती हैं उन्हें चलाती है इन्हीं पैसों से और राज्य का कल्याण करती है। और 10th पॉइंट है पर्यावरण की सुरक्षा। अब जो कल्याणकारी राज्य है वह पर्यावरण के लिए भी बहुत ध्यान देता है, उन पे बहुत ध्यान देता है, उन्हें सुधारता है, पेड़ लगाता है, शहरों को सुधारता है, उनके बीच में पेड़ लगाते हैं क्योंकि आज तो पेड़ खत्म ही होते जा रहे हैं। हर जगह कितनी पर्यावरण की वो प्रॉब्लम्स हैं, प्रदूषण कितना फैल रहा है उसके लिए नियम बनाता है। अब हर जगह इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह का यूज़ किया जाए जिससे प्रदूषण कम हो, तो राज्य पर्यावरण के बारे में भी सोचता है। तो दोस्तों, यहाँ हमने कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में पढ़ लिया किस प्रकार से, और अब यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।